जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आइए आज हम लोग जो है वो इकोनॉमिक्स की मैराथन क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेट एग्ज़ाम में 5 नंबर की जो है वो इकॉनमी आनी है, ठीक है। तो कुछ इसमें क्या होगा कि जैसे आपको करंट से भी जुड़े हुए टॉपिक मिल सकते हैं, जैसे कि बजट से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें पूछ कर आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है, 5 प्रश्न में। तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके जितने मित्र वगैरह हैं सभी से आप लोग एक बार वीडियो को जितने भी ग्रुप्स वगैरह हैं हर जगह शेयर कर दीजिएगा। फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग वीडियो वगैरह को शेयर करिएगा, फिर हम लोग अपना क्लास जो है उसको शुरू करते हैं। दूसरी चीज़ आप लोगों से ये भी निवेदन है कि जितने भी मित्र मंडली आपकी है उन सबको बोलिएगा, और जब आप तैयार हो जाइएगा पेन पेपर लेकर बैठिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नोट भी कराऊंगा, ठीक है। तो पेन पेपर लेकर बैठिएगा, जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें लिखते रहिएगा। एक बार समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो को प्ले कर लीजिएगा। अगर आप लोग तैयार हैं तो फिर हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की तैयारी वगैरह कैसी चल रही है इस समय, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ा भी दी हैं आप लोगों को। रात के 10 बजे भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ इस समय तो आप लोगों के लिए मैथ्स और रीजनिंग की। बाकी सप्ताह में अब 3 दिन आप लोगों को करंट की क्लास मिलेगी। 5 तारीख को आपकी करंट की जो है मैराथन क्लास है। चलिए, अगर आप लोग तैयार हैं तो शुरू किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। फिर पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। श्रम की न्यून कार्यक्षमता, बी ऑप्शन है आपका। प्रति व्यक्ति कम आय, सी ऑप्शन है पूंजी निर्माण की न्यून दर, या डी ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों की कमी। तो बताइएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा लक्षण नहीं है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों की कमी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों की कमी जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उत्पादन में विकास की ऊंची दर प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में क्या सुधार करना होगा, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना होगा, विदेशी पूंजी उधार लेना होगा, बचत की दर में वृद्धि करनी होगी, या निवेश की दर को बढ़ाना और पूंजी उत्पादन अनुपात को कम करना। तो बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिएगा, जब राष्ट्रीय उत्पादन में विकास की हमको ऊंची दर प्राप्त करनी हो तो देखिएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा। मेन फैक्टर हमारे यहाँ क्या है? जनसंख्या वृद्धि। तो अगर जनसंख्या वृद्धि दर अगर कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर पाएंगे, बहुत सारे रोजगार, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पैदा हो जाएंगी। तो अपने आप ही हमारे देश की विकास दर कैसी हो जाएगी? उच्चतम स्तर पर पहुँच जाएगी। तो दूसरे प्रश्न का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि जब आयात और निर्यात द्वारा किसी देश में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने दिया जाता है तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था, या फिर आपकी औद्योगिक अर्थव्यवस्था। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। बाकी देखो, मैंने समाजवादी, मिश्रित और निजी, ये तीनों अर्थव्यवस्था मैं पहले आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? खुली अर्थव्यवस्था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जब आयात और निर्यात किसी देश में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने दिया जाता है, ठीक है। तो तीसरे प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि लोक प्रशासन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, या तृतीयक क्षेत्र। तो देखिएगा प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है। तो कृषि आती है आपकी, वानिकी आती है, मत्स्य पालन आता है, कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन आता है, उत्खनन आता है, ठीक है। और जो आपका द्वितीयक क्षेत्र होता है इसमें क्या आता है? तो द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण आता है। क्या आता है? विनिर्माण आता है, निर्माण आता है,
गैस, जल तथा बिजली की आपूर्ति तथा बिजली की आपूर्ति, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी द्वितीयक क्षेत्र में आती हैं। और तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो तृतीयक क्षेत्र में आता है जैसे व्यापार, होटल, मतलब जो भी सेवाएं होती हैं, ठीक है, परिवहन, संचार, बीमा, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? लोक प्रशासन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के तृतीय क्षेत्र में आती हैं। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, आगे बढ़ते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन प्रारंभ करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? श्रीमन नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने, एम विश्वेश्वरैया ने, या दादा भाई नौरोजी ने? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। देखिएगा, जो श्रीमन नारायण थे इन्होंने क्या किया था? तो श्रीमन नारायण जी जो थे इन्होंने वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना प्रस्तुत की। कौन सी? गांधीवादी योजना। ठीक है, आपके जयप्रकाश नारायण जो थे इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने वर्ष 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। कौन सी योजना? सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। और जो सर एम विश्वेश्वरैया थे इनको भारत में आर्थिक नियोजन प्रारंभ करने का, ये एक इंजीनियर थे, सर्वप्रथम प्रयास इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो सबसे पहला प्रयास वर्ष 1934 में इन्हीं के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था इनकी एक पुस्तक थी, उसमें इन्होंने इसका वर्णन किया था। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम आय की गणना की थी। किसकी? आय की गणना किसने की थी? तो सबसे पहले आय की गणना जो थी वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो सही आंसर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 15 मार्च 1950, 6 अगस्त 1952, जुलाई 1955 या 15 अगस्त 1947? अब मेरी बात को समझिएगा। 15 मार्च 1950 को क्या हुआ? योजना आयोग। क्या बना? योजना आयोग। ठीक है, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। आपसे प्रश्न बन सकता है कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसके बाद में 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। किसकी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। और इसका भी अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। तो उस समय कौन है प्रधानमंत्री थे? जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, जुलाई 1955 में क्या हुआ? तो स्टेट बैंक जो थी, ठीक है, इसकी स्थापना हुई। और 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? तो हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। चलिए, तो सही आंसर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइएगा। अब आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, चलिए समझ लीजिएगा कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये देखिएगा, योजना आयोग, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम उपाध्यक्ष जो थे
वो गुलजारी लाल नंदा नंदा थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ कि योजना आयोग को 1 जनवरी को समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर कौन सी योजना आ गई? तो नीति आयोग शुरू कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नीति आयोग को शुरू कर दिया गया। अच्छा, जो योजना आयोग थी इसका काम क्या था? तो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं होती थी उनका निर्माण वगैरह करना या उनको बनाना। ठीक है, चलिए आगे है पंचवर्षीय योजनाएं। देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं से आप लोगों से प्रश्न बनने हैं, तो मैं सारी पंचवर्षीय योजनाएं आपको एक ही जगह कराए दे रहा हूँ, तो कॉपी लेकर बैठिएगा और लिख लीजिएगा इनको। तो जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, कौन सी? प्रथम। तो डेट लिख लीजिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की डेट क्या थी? तो 1951 से 1966। कितनी थी? 1951 से 1966 थी। और किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल। प्रश्न बनता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, दूसरी चीज, अब इसमें हुआ क्या था? ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि का विकास करना, क्योंकि भाई भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत की स्थिति जो थी वो कृषि में बहुत बुरी थी। कृषि विकास करना। ठीक है, और इसी योजना के द्वारा भारत में भाखड़ा नागल परियोजना, कौन सी? भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है, इसके साथ में दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। साथ में इसमें क्या हुआ कि इसमें हमने जीडीपी का लक्ष्य निर्धारित किया था। कितना? अच्छा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही एक आपसे और प्रश्न बन सकता है कि भारत में जो प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू किए गए थे, तो 5 प्रौद्योगिकी संस्थान भी शुरू किए गए थे। 5 प्रौद्योगिकी संस्थान भी शुरू किए गए थे। किसके द्वारा? पहली पंचवर्षीय योजना के द्वारा। और पहली पंचवर्षीय योजना ही आपकी थी जिसमें उद्देश्य क्या था? मतलब हमने जीडीपी का लक्ष्य क्या रखा था कि हमको अपने देश में जीडीपी का लक्ष्य रखा था हमने 2.1%। कितना? 2.1%। लेकिन हमको प्राप्त कितना हुआ लक्ष्य? तो लक्ष्य हमने अपने जो लक्ष्य रखा था उससे हमने ज़्यादा लक्ष्य प्राप्त किया, 3.6%। कैसा प्राप्त किया? 3.6% प्राप्त किया। तो इसलिए यह एक कैसी योजना मानी जाती है? तो पहली योजना जो थी वह एक सफल योजना मानी जाती है। कैसी? सफल योजना मानी जाती है। ठीक है, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अगला देखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी? द्वितीय। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय था 1956 से 1961 तक। कितना? 1956 से 1961 तक। अब देखिएगा, यह योजना जो थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस। ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अब देखिएगा, इस योजना में क्या हुआ कि भारत ने, क्योंकि हमने लक्ष्य पूरा कर लिया था जीडीपी का, कृषि का विकास कर लिया था, तब इस योजना में सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान दिया गया? उद्योग धंधों पर। तो इसमें लिखा गया कि समाज की स्थापना करना,
समाजवादी समाज की स्थापना करना। और हमने इसमें क्या किया बताइएगा, और हमने इसमें क्या किया, हमने उद्योगों का, ठीक है, हमने इसमें क्या किया, जो उद्योग थे उद्योगों पर अधिक बल दिया, अधिक बल दिया, ठीक है, उद्योगों पर हमने अधिक मतलब क्या दिया, बल दिया। अच्छा, इसी जो योजना पर हमने क्या किया था, मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में ही हमने जो आपके दुर्गापुर वगैरह में जो प्लांट लगाए गए थे वो इसी योजना के तहत लगाए गए थे, ठीक है। अब हमने इसमें क्या लिखा था, अपना जीडीपी का लक्ष्य रखा था इसमें हमने 4.5%, क्योंकि भाई हमने पहले 2 दशमलव कुछ रखा था, तो इस बार हमने उससे ज़्यादा प्राप्त कर लिया था। हम लोग पगला गए, हमने क्या, अरे अब तो हम लोग पकड़ ही लेंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, इसमें हमने इतना लक्ष्य रखा था लेकिन हम अपने लक्ष्य से पीछे रह गए थोड़ा। तो हमने कितना लक्ष्य की प्राप्ति कर पाई, 4.27% की ही क्या कर पाई थी, लक्ष्य की प्राप्ति कर पाई थी। लेकिन ये असफल योजना ये भी नहीं थी, इसको भी एक सफल योजना ही माना जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। फिर आती है तृतीय पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय क्या था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी तो 1961 से 1966 तक। कब तक, 1961 से 1966 तक। और यह जो थी ये चक्रवर्ती तथा पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इसमें क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, कृषि को आत्मनिर्भर बनाना, कृषि को आत्मनिर्भर बनाना। क्योंकि देखो, जैसा आप लोग जानते हैं कि भारत में उस समय क्या पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, ठीक है। तो हमारे यहाँ अनाज वगैरह की बहुत सारी समस्याएं हो गई थी। तो इस वजह से हमको अब आगे क्या करना था कि कृषि जो है उसको, कृषि के क्षेत्र में हमको क्या करना था, आत्मनिर्भर बनना था, ठीक है। और इसी योजना के द्वारा, इसी योजना में क्या हुआ, 1964 में सोवियत संघ मतलब रूस के सहयोग से ठीक है, बोकारो कहाँ पर है, तो झारखंड में हमने क्या किया, एक स्टील प्लांट लगाया, लेकिन हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी लगा चुके थे, ठीक है। ये तीसरी में लगाया गया था। अब ये क्या, ये योजना एक असफल योजना थी। क्यों, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना एक असफल योजना घोषित हुई। क्यों, क्योंकि देखो हमने जीडीपी का लक्ष्य रखा था इसमें 5.6% का, लेकिन हमको मात्र प्राप्त कितना हुआ, 2.8% की प्राप्ति हुई। कितना, 2.8% की प्राप्ति हुई। हम लोग बुरी तरीके से इस योजना में फेल हो गए। हुआ क्या कि इसी समय भारत चीन युद्ध हुआ। क्या हुआ, भारत चीन युद्ध, कब, 1962 में। तो भैया जब युद्ध वगैरह होते हैं तो इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ता है। भारत पाक युद्ध हुआ, पाकिस्तान के साथ में भी तो युद्ध हुआ था। कब हुआ था, यह 1966 में हुआ था, 65 में। और हमारे समय में, इसी समय में अकाल पड़ गया था। क्या पड़ गया था, अकाल पड़ गया था, जो कि 1966-67 में पड़ा। कब पड़ा, 1966-67 में पड़ा। और बेचारी ये योजना जो थी, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ कि भाई अब आप बताओ, भारत चीन युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, अकाल हुए, तो हमारे देश में क्या हुआ कि जो भी संसाधन वगैरह थे उनकी कमी, इतनी कमी हो गई और मूल्य इतने अधिक हो गए कि इसको हमको इस पंचवर्षीय योजना में के बाद क्या करना पड़ा,
योजना अवकाश घोषित करना पड़ा। ठीक है, क्या घोषित करना पड़ा? योजना अवकाश घोषित करना पड़ा। तो आपसे प्रश्न बनेगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर आगे बताते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रथम योजना अवकाश, ठीक है, प्रथम योजना अवकाश कब हुआ? तो जो प्रथम योजना अवकाश था वो कब से कब तक चला? तो 1966 से 1969 तक। कब? 1966 से 1969 तक क्या हमने घोषित कर दिया? योजना अवकाश को घोषित कर दिया। क्योंकि आप लोग जान ही रहे थे कि कितनी समस्या हो गई थी, पता लगा सूखा, भारत चीन युद्ध, तो पंचवर्षीय योजनाएं मतलब असफल घोषित हो रही थी। तो इस वजह से क्या हुआ, इन्होंने कहा एक थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, उसके बाद में हम लोग दोबारा से अपनी जो है उसको पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना या चौथी, ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो योजना अवकाश के बाद में 1969 से 1974 तक। कब तक? 1974 तक। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो DR गाडगिल। किस मॉडल पर आधारित थी? तो DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अब देखिए, इसमें इन्होंने क्या किया कि समाजवादी समाज की स्थापना करना। किसकी? समाजवादी समाज की स्थापना। समाजवादी समाज की स्थापना करना। और इसी योजना में क्या हुआ, पहली बार 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, इसी योजना चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही भारत में पहली बार क्या हुआ था? नाभिकीय परीक्षण हुआ था। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने जो है वो न्यूक्लियर परीक्षण किया था। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, हमने क्या किया था? नाभिकीय परीक्षण। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हमने क्या किया था? नाभिकीय परीक्षण किया था। वर्ष कौन सा था? तो वर्ष था 1974। पहली बार हुआ था। कब? पहली बार। और इसका नाम क्या रखा गया था? तो स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम रखा गया था? तो स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत में क्या हुआ था? एक एक्ट आया था, MRTP एक्ट भी इसी योजना के अंतर्गत आया था। और इसी योजना के अंतर्गत परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू हुआ था। क्या हुआ था? परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया? तो वो कौन सा हो जाएगा? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही क्या हुआ था? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया था। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर और आगे बताते हैं आपको। इसी चौथी पंचवर्षीय योजना में इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ले लिया। चलिए आगे देखिएगा। अब इसी चौथी, अभी फोर्थ वाली में ही चल रहे हैं। ठीक है, इसी चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? श्वेत क्रांति आई। क्या आई? श्वेत क्रांति, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड आया। ठीक है, किसमें? चौथी पंचवर्षीय योजना। और देखो इसमें हमने क्या किया था? GDP का लक्ष्य क्या रखा था? इस चौथी पंचवर्षीय में हमने GDP का लक्ष्य रखा था 5.7%। कितना पर लक्ष्य रखा था? और प्राप्त कितना हुआ? तो प्राप्त हमको मात्र कितना हुआ? 3.3%। कितना? 3.3%। और यह लक्ष्य हम लोगों को क्यों नहीं प्राप्त हो पाया?
क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया फिर से। कब? 1971 में। अब भाई युद्ध होता है तो सबसे ज़्यादा समस्या होती है, ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगली योजना आती है 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 5th। इसका सब टाइम पीरियड 1974 से, ठीक है, 1979, ठीक है। अब देखिएगा जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी इस पर किस पर ध्यान दिया गया? तो गरीबी उन्मूलन, किस पर ध्यान दिया गया? गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया, ठीक है। और इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही क्या किया गया था? न्यूनतम आवश्यकताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया गया था और 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इसी योजना के समय जो 20 सूत्री कार्यक्रम था, 20 सूत्री का कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और इसी पंचवर्षीय योजना के समय ही हमने क्या किया था? पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसी पंचवर्षीय योजना में ही 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम, लिख लीजिएगा, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम की भी शुरुआत किसके द्वारा हुई? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। और इसमें विकास दर कितनी थी? मतलब हमने लक्ष्य क्या रखा था जीडीपी का? तो हमने इसमें जीडीपी का लक्ष्य रखा था 4.4%। कितना रखा था? 4.4%। लेकिन हमको प्राप्त कितना हुआ था? तो 4.8%। यह एक सबसे बढ़िया, अभी तक जितनी भी पढ़ी हैं, ठीक है, पहली के बाद या 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो सबसे ज़्यादा सफल घोषित हुई थी, या तो सबसे पहली वाली हुई थी या ये वाली, ठीक है। अब देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अब 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी जैसे ही खत्म होने वाली थी, क्या हुआ? भारत में सत्ता का परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? भारत में सत्ता का परिवर्तन हो गया। कांग्रेस की जगह कौन सी पार्टी आ गई? जनता पार्टी आ गई। किसकी सरकार बन गई? जनता पार्टी की सरकार बन गई। इन लोगों ने क्या किया? पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया और पंचवर्षीय योजना को समाप्त करने के बाद में एक नई योजना लागू कर दी, जिसका क्या नाम था? अनवरत योजना। क्या नाम था? अनवरत योजना। इसका टाइम पीरियड 1978 से 80 तक, क्योंकि ये 2 ही साल रह पाए थे, ठीक है। अनवरत योजना शुरू कर दी। अब आपसे पूछ लेगा, या रोलिंग प्लान भी इसको कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? रोलिंग प्लान। तो आपसे पूछेगा जाएगा कि अनवरत योजना का प्रतिपादक कौन था? कौन प्रतिपादक कौन था? तो क्या नाम हो जाएगा? गुन्नार मिर्डल। या आपसे पूछेगा कि अनवरत योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो गुन्नार मिर्डल योजना पर आधारित थी, ठीक है। और यह कितने दिन चली? तो 2 साल चली, 1978 से 1980 तक ये चली है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गए? तो इसको हम लोग और भी क्या कहते हैं? रोलिंग प्लान भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, रोलिंग प्लान भी कहते हैं। चलिए आगे देखिएगा, फिर सरकार चेंज हो जाती है, जनता पार्टी की सरकार चली जाती है और अब कौन सी सरकार आ जाती है? तो फिर कांग्रेस सरकार आ जाती है और योजना लागू हो जाती है, कौन सी? छठी। कौन सी योजना लागू हो जाती है? छठी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना। और इसका टाइम पीरियड क्या है? तो 1980 से 19
85। कितना है? 1980 से 1985 है। किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपसे पूछा जाएगा कि छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये आगत निर्गत मॉडल पर। किस पर? आगत निर्गत मॉडल पर यह आधारित थी। इसमें हमने लोगों ने जीडीपी का लक्ष्य क्या रखा था? देखो, इसमें पहली बात तो हमने उद्देश्य क्या था? तो एक तो था गरीबी उन्मूलन। क्या था? गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार वृद्धि, एवं रोजगार में वृद्धि। ठीक है, ये इसका क्या था? उद्देश्य था। हमने जीडीपी का लक्ष्य कितना रखा था? तो जीडीपी का हमने लक्ष्य रखा था 5.2%, और हमको जीडीपी का लक्ष्य मिला कितना? मतलब प्राप्त हमको कितना हुआ? 5.8%। मतलब हमने ज़्यादा प्राप्त कर लिया था। ठीक है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। छठी पंचवर्षीय योजना का टाइम, मॉडल और हमको क्या इसका उद्देश्य था, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आइए, अब आती है 7वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो 1985 से 1990 तक। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो जॉन डब्ल्यू मिलर। ठीक है, तो ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, अब देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि जनसंख्या नियंत्रण। क्या उद्देश्य था? जनसंख्या नियंत्रण। और इसका उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता, ऊर्जा प्रबंधन। ठीक है, ये सब चीज़ें इसका उद्देश्य था। अब देखिएगा, इसमें आपसे यही पूछेगा कि क्या इसका मतलब कौन सा मॉडल था या कौन से टाइम पीरियड पर 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, और इसका ये पूछ सकता है कि जीडीपी का लक्ष्य कितना था। तो इसमें हमारा जीडीपी का लक्ष्य था आपका 5%। कितना था? 5%। और हमको जीडीपी का लक्ष्य प्राप्त कितना हुआ था? तो 6%। हमको 1% अधिक ही इसमें प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिएगा, अब हुआ क्या कि देश में 1990 के बाद में क्या आ गई भाई? मंदी आ गई, भयंकर मंदी आ गई। तो मंदी की वजह से क्या हुआ? भयंकर मंदी आई देश में, तो योजना अवकाश घोषित कर दिया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि द्वितीय योजना अवकाश कब आया? तो द्वितीय योजना अवकाश जो था वो कब हुआ? 1990 से 1992 तक। कब हुआ? 1990 से 1992 तक हुआ, क्योंकि इस समय देश की जीडीपी जो थी ना, हमारे देश की जीडीपी थी 6%, लेकिन घटकर कितनी रह गई? मात्र रह गई थी 3.4%। कितनी रह गई थी? 3.4% ही रह गई थी। इसलिए हमको पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करना पड़ा और इनके स्थान पर हमको योजना अवकाश घोषित करना पड़ा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे समझिएगा। फिर आती है 8वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 8वीं पंचवर्षीय योजना आती है, और इसका टाइम क्या है? तो 1992 से 1997। क्या है? 1992 से 1997 समझिएगा। तो इसमें सबसे पहले तो यही समझ लीजिएगा कि जीडीपी का लक्ष्य कितना था और हमको प्राप्त कितना हुआ था। ठीक है, तो हमने जीडीपी का लक्ष्य रखा था 5.6%। कितना रखा था? 5.6% रखा था, लेकिन हमको कितना प्राप्त हुआ था? 6.8% की प्राप्ति हुई थी। अब देखिएगा इस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ। तो देखो, 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं का मतलब मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कई रोजगार के अवसर, क्या मुख्य उद्देश्य था? रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर
कराकर मानव संसाधन का विकास करना, मानव संसाधन का विकास करना। ठीक है। फिर और इसमें क्या था, तो इसी पंचवर्षीय 8वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पर ही क्या हुआ, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई। किसकी? जवाहर, लिख लीजिएगा, प्रधानमंत्री जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे आती है 9वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 9वीं पंचवर्षीय योजना। और इस 9वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था, तो इस 9वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 1997 से 2002। क्या था? 1997 से 1997 से 2002 तक। अब देखिएगा इस 9वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ। इसका उद्देश्य क्या था कि न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली एवं समानता का विकास करना। क्या उद्देश्य था? न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली, ठीक है, न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली एवं समानता का विकास करना। देखो हुआ क्या कि फिर भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया, जिसके कारण भारत में क्या आ गई, एक मंदी आ गई, और साथ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी उस समय मंदी आई हुई थी। क्या आई थी? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी मंदी आई थी। तो इस योजना में हमने क्या रखा था, लक्ष्य 6.5% का लक्ष्य रखा था, लेकिन हमको प्राप्त कितना हुआ, तो हमको प्राप्त हुआ 5.4%। कितना? 5.4% प्राप्त हुआ। तो यह भी एक कुछ हद तक असफल योजना घोषित हुई थी। लेकिन अभी तक सबसे ज़्यादा असफल योजना कौन सी घोषित हुई थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब आता है इसके बाद में 10वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 10वीं पंचवर्षीय योजना। देखो पंचवर्षीय योजना से आपको एक प्रश्न मिलना है, तो ज़रूर याद रखिएगा। तो 2002 से 2007 तक। कब? 2002 से 2007 तक। इसका उद्देश्य क्या था कि गरीबी और बेरोजगारी, ठीक है, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करके अगले 10 वर्षों में ठीक है, प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। ठीक है, ये इसका लक्ष्य था, उद्देश्य था। अब हुआ क्या, देखिएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, इसमें क्या हुआ, हमने विकास का लक्ष्य कितना रखा, जीडीपी का लक्ष्य हमने क्या रखा, इसमें हमने लक्ष्य रखा 8%। अभी तक सबसे हाईएस्ट है ये, 8% हमने रखा। और हमको प्राप्त कितना हुआ, तो हमको प्राप्त हुआ 7.6%। तो यह भी एक असफल योजना नहीं है। ठीक है, सफल योजना ही है। लगभग हम लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका टाइम पीरियड क्या है 11वीं पंचवर्षीय योजना का, तो 2007 से 2012 तक। कितना है? 2007 से 2012 तक। अब देखिएगा इस पंचवर्षीय योजना का विकास उद्देश्य क्या था कि विकास की उपलब्धियों को तीव्र गति से प्राप्त करना। क्या था? विकास की उपलब्धियों को तीव्र गति से प्राप्त करना। इसी पंचवर्षीय योजना के द्वारा
अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम लागू किया गया। क्या लागू हुआ? अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम लागू हुआ। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या हुआ? किसानों का कर्ज माफ हुआ। किसानों का कर्ज माफ हुआ। इसके साथ में जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, हमने इसमें जीडीपी का लक्ष्य कितना रखा था? तो हमने लक्ष्य रखा था 9%, लेकिन हमको प्राप्त कितना हुआ था? तो प्राप्त हुआ था हमको 8%। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ। ठीक है, अंतिम रह गई है, इसको ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आती है 12वीं। ठीक है, इस 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था? तो 2012 से 2017 तक। कितना? 2012 से 2017 तक। देखो, इसका लक्ष्य क्या था कि सालाना 10% आर्थिक विकास दर को हासिल करना। क्या करना था कि आर्थिक विकास दर को, मतलब हमको हर साल 10% जो है अपनी आर्थिक विकास दर को हासिल करना था। और इसने क्या कहा था कि कृषि क्षेत्र में विकास दर को 4% तक प्राप्त करना। विकास दर को 4% तक प्राप्त करना। अब देखिएगा, आपसे प्रश्न बनेगा कि भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चालू हुई? तो 12। टोटल कितनी थी? 12। आप इनके मॉडल याद रखिएगा, इनका टाइम याद रखिएगा। ठीक है, यही सारी चीज़ें जो मैंने इतनी पढ़ा दी हैं, इन्हीं में से आप लोगों को पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि किस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा विकास दर हासिल हुई, किस में सबसे कम रहा, मतलब ऋणात्मक किस में रही? तो ऋणात्मक आपकी किस में रही थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी, तो इसको ध्यान दीजिएगा और पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, सारी चीज़ें आपने नोट भी की होंगी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015, 1 जुलाई 2015। देखिएगा, समझिएगा, जो आपका नीति आयोग था, अब देखो पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी गई, योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को उसके स्थान पर क्या शुरू कर दिया गया? नीति आयोग शुरू कर दिया गया। तो आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? क्या नाम है? तो हिंदी में लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इंग्लिश में नेशनल इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान किसका नाम है? तो नीति आयोग का पूरा नाम है। इसको भारत सरकार का क्या कहा जाता है? थिंक टैंक। क्या कहा जाता है? भारत सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? थिंक टैंक कहा जाता है। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आपका दिल्ली के अंदर है। अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है पीएम, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई समस्या हो तो बताइएगा। आगे समझिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब देखिएगा, नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष पहले बताइएगा। तो नरेंद्र मोदी, क्योंकि आज तक वही हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो अरविंद पनगड़िया थे। क्या नाम था? अरविंद पनगड़िया था। ठीक है, और प्रथम सीईओ कौन थे? प्रथम सीईओ कौन थे? तो प्रथम सीईओ जो थे वो सिंधु श्री खुल्लर थे। क्या नाम था? सिंधु श्री खुल्लर। ठीक है,
ये प्रथम उपाध्यक्ष और प्रथम सीईओ थे। अब देखिएगा वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। और वर्तमान सीईओ कौन है? तो ये आप लोगों को घर से बताना। मैंने कई बार बता चुका हूँ कि वर्तमान में सीईओ कौन है नीति आयोग के, वो मैंने कई बार बताया है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें ही आप लोग याद रख लीजिएगा, आपका आराम से नीति आयोग से भी जो भी प्रश्न बनना होगा बन जाएगा। देखिएगा और क्या होता है, ये गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, कैसा है? गैर संवैधानिक निकाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी, या यहीं पर हिंदी में लिख के आ जाए विमुद्रीकरण की घोषणा कब हुई? ठीक है, तो देखिएगा पहली बार भारत में जो है नोटबंदी कब की गई थी? पहली बार मोदी जी ने ही पहली बार नहीं बंद किया था। सबसे पहले जब अंग्रेज सरकार थी तो सबसे पहले अंग्रेजों ने 1946 में नोटबंदी की थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि 1978 में, कब? 1900 स्वतंत्र भारत में पूछे बजाय कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहली बार नोटबंदी कब हुई, तो 1978 में। और पूरे भारत में पूछी जाए तो 1946 में। फिर आपको सबको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी रात में आए थे एक दिन 8 बजे। कितने बजे? 8 बजे आए थे और उन्होंने अपना संबोधन में क्या कहा था? राष्ट्र के नाम एक संबोधन किया था। बताइएगा किस दिन किया था? तो नोटबंदी कब की गई थी गुरु? 8 नवंबर 2016 को। सबको याद होना चाहिए भाई ये दिन। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या घोषित किया गया था? नोटबंदी की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे एक चीज़ देख लीजिएगा, इस समय एक चीज़ बहुत फेमस में है, बिटकॉइन। कौन सी चीज़ फेमस है? बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है। ठीक है, आपसे एक प्रश्न बन सकता है कि बिटकॉइन का विकास या इनके पिताजी कौन है, मतलब वही जनक कौन है? ठीक है, तो एक व्यक्ति थे सातोशी, बिटकॉइन के जनक। आप लोग लिख लीजिएगा बिटकॉइन के जनक। तो सातोशी नाम कोतवा। ठीक है, ये नाम देख लीजिएगा। इन्होंने ही सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था और यह 2009 में सबसे पहले सामने आई थी। बिटकॉइन होता क्या है कि एक कंप्यूटर नेटवर्क पर आधारित एक भुगतान हेतु किया जाता है। अभी जब 2022 में 22-23 वाला जो बजट आया है तो उसमें निर्मला सीतारमण जी ने जो क्रिप्टो करेंसी थी, इसको क्रिप्टो भी कहा जाता है, कि क्रिप्टो करेंसी जो है इसको टैक्स करने का ऐलान किया है। ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि अब इसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का तो आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो सबसे पहले आप लोग बता देंगे दादा भाई नौरोजी। टाइम नहीं लगाना है। BK राव ने क्या कराया था? वैज्ञानिक आय। आपसे पूछे कि वैज्ञानिक आय की गणना सबसे पहले किसने की थी, तो BK राव ने। बाकी ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि भारत में राष्ट्रीय आय का विश्लेषण किस लागत पर किया जाता है? बताइएगा। साधन लागत पर, स्थिर लागत पर, बाजार लागत पर, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिएगा जो भारत में आय का विश्लेषण होता है वो साधन लागत पर किया जाता है। किस पर? साधन लागत पर किया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? धन कर, संपदा कर, पूंजी अभिलाभ कर, या फिर आपका उत्पाद शुल्क? बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो उत्पाद शुल्क हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्पाद शुल्क जो है वो भारत में कैसा है? एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सरकार के व्यय
कराधान और उधार लेने से संबंधित नीति क्या कहलाती है? राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, बैंक नीति या कर नीति? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? राजकोषीय नीति। क्या हो जाएगा? राजकोषीय नीति हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एगमार्क क्या है? यह श्रेणीकृत कृषि उपायों के लिए जारी की गई एक विपणन सील होता है। इसका अर्थ कृषि विपणन से है। यह कृषि प्रबंध तथा विनियमन का प्रतिनिधित्व करता है या इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा 14वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में किसके अंतर्गत पूरे बाजार में एक समान कीमत प्रचलित रहती है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार, एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा या फिर आप लोगों का अल्पाधिकार? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? पूर्ण प्रतिस्पर्धा। क्या हो जाएगी? पूर्ण प्रतिस्पर्धा जो होती है इस पर एक समान कीमत प्रचलित रहती है। तो 15वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किया। तो हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? जल्दी से बताइएगा। अब मेरी बात समझिएगा। देखो, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन तो विलियम गॉड ने किया था। किसने? विलियम गॉड ने किया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक तो कौन हो जाएंगे? नॉर्मन बोरलॉग। और अगर भारत में जनक, तो भारत में जनक कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन थे। कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन थे। समझिएगा बात को। तो हरित क्रांति जो है, एक सेकेंड, तो हरित क्रांति समय क्या हो जाएगा? 1966-67 में शुरू हुई। कब शुरू हुई? 1966-67 में शुरू हुई थी। अब आप लोग हमको खुद बताइएगा कि इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तो कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? वैसे देखा जाए तो उस समय योजना अवकाश ही था। ठीक है, देखिएगा, समझिए मेरी बात को। कृषि विकास के लिए थी हरित क्रांति। और सबसे पहला राज्य कौन सा चुना गया था हरित क्रांति के लिए? तो पंजाब। कौन सा चुना गया था? पंजाब राज्य चुना गया था। और सबसे ज़्यादा जो था प्रभाव भी पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में सबसे ज़्यादा इसका देखने को प्रभाव मिला था। ठीक है, तो आपसे नॉर्मल ही प्रश्न बनेगा। हरित क्रांति से कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे कि हरित क्रांति जब लागू हुई तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और उसी समय भारत के कृषि मंत्री कौन थे? ठीक है, कृषि मंत्री कौन थे? तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम। क्या नाम था? चिदम्बरम सुब्रमण्यम। ये उस समय कौन थे? भारत के कृषि मंत्री थे। अब देखिएगा, बातें सुन लीजिएगा। देखो, हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ा था? गेहूं पर। गेहूं और चावल में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। और सबसे ज़्यादा प्रभावित, मतलब सबसे ज़्यादा लाभान्वित राज्य जो थे वो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सब राज्य जो थे ये सबसे ज़्यादा इनको लाभ प्राप्त हुआ था इससे। ठीक है, अब देखिएगा कि हरित क्रांति से पूर्व कोई कार्यक्रम चलाया गया था। भाई, हरित क्रांति से पूर्व आपसे एक प्रश्न बन सकता है कि हरित क्रांति से पूर्व कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था, या डायरेक्ट डेट भी पूछ सकता है कि गहन कृषि जिला कार्यक्रम। ठीक है, गहन कृषि कार्यक्रम ये कब चलाया गया था? तो 1960-61 में। कब? 1960-61 में।
और गहन कृषि कार्यक्रम जिला हटा दो तो वो चला था 1965 में। आप समझिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं 1 मिनट। फिर देखिएगा द्वितीय हरित क्रांति जो थी, एक तो ये प्रथम हरित क्रांति थी, फिर हमारे यहाँ द्वितीय हरित क्रांति भी शुरू हुई। तो द्वितीय हरित क्रांति जो थी ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय शुरू हुई। किसके? अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। और ये चर्चा इन्होंने की थी और शुरू करने पर बल दिया था। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, आपके और कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम जी भी थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि चेंज हो गए, सरकार चेंज हो गई, तो ये किस में चली गई? ठंडे बस्ते में चली गई। एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि द्वितीय हरित क्रांति पर किस फसल पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था? तो चावल पर। किस पर? चावल पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया था। और द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य भी लिख लीजिएगा आप, क्या था? तो द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था मृदा से बाजार तक। क्या था? मृदा से बाजार तक। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहीं पर आप लोग निपटा लीजिएगा किसको? ऑपरेशन फ्लड को। है तो नीचे, चलिए देख लेते हैं। ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ? 15 जनवरी 1970, 14 अगस्त 1966, 15 अगस्त 1967 या 26 नवंबर 1974। तो देखिएगा कि ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति, ये सब इसी के नाम थे। और ये शुरू कब हुआ था? तो 15 जनवरी 1970 को। ठीक है, दूसरी चीज़, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे भारत में? तो वर्गीज कुरियन थे। क्या नाम था उनका? वर्गीज कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो वर्गीज कुरियन थे। तो इनको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। इन्हीं के प्रयास से सबसे पहले भारत में अमूल, किसकी? अमूल कंपनी की स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो गुजरात के आनंद में। गुजरात के आनंद में। ठीक है, देखिएगा आज क्या है कि भारत जो है दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है? तो भारत है। आप लोग इसको याद रखिएगा। और जो 26 नवंबर है इसको हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो वर्गीज कुरियन के सम्मान में मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वो 26 नवंबर 1974 को मनाया जाता है। अब मेरी बात सुनिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिएगा 3 चरणों में हुए थे। सबसे पहला चरण चला था 1970 से 80 तक। कब? प्रथम चरण 1970 से 80 तक चला था। फिर द्वितीय चरण जो था 1981 से 1985 तक क्या चला? द्वितीय चरण चला। और तृतीय चरण जो था वो 1986 से 1996 तक चला। ये कब चला? 1986 से 1996 तक तृतीय चरण चला। इन चरणों को आप लोग याद रखिएगा। और 1996 में आकर जो आपका श्वेत क्रांति था इसका क्या हो गया? समापन हो गया था। ठीक है, क्या हो गया था? समापन हो गया था। देखिए भारत आज भी सकल दूध उत्पादन में तो नंबर 1 पर है, लेकिन अगर आप लोग देखा जाए कि प्रति व्यक्ति दूध उपलब्ध कराने में आज भी जो है वो भारत पीछे है। ठीक है, कैसा है? पीछे है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। कब हुआ था? 15 जनवरी 1970 को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई? तो देखिएगा 1881 में क्या हुआ था? तो सबसे पहले भारत में
अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना हुई। किसकी? अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना। अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना हुई। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। किसकी? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। दोनों लिख लीजिएगा, दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर समझिएगा बात को। अब मेरी बात समझिए फिर से। हुआ क्या कि 1906 में क्या हुआ कि स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, तो सभी लोगों ने कहा कि भारत में कॉमर्शियल बैंक जो हैं इनको प्रोत्साहित किया गया। क्या किया गया? प्रोत्साहित किया गया। अब देखिएगा, मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, बम्बई, ठीक है, और कलकत्ता, कलकत्ता नहीं बंगाल, ठीक है, के बैंकों को मिलाकर के बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक का गठन किया गया। किसका? इंपीरियल बैंक का गठन हुआ। अब इसके बाद में क्या हुआ? वर्ष 1955 में, कब? वर्ष 1955 में 1 जुलाई 1955 लिख लेना। 1955 में इंपीरियल बैंक को, ठीक है, इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण किस में कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, एसबीआई में कर दिया गया। तो आपसे पूछ ले कि एसबीआई का पुराना नाम क्या है, तो इंपीरियल बैंक है। क्या है? इंपीरियल बैंक है। तो इस प्रश्न का तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1951 में हुई थी। इतना आप लोगों को याद है क्या? ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना बताइएगा। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1935 में, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में। किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, देखिएगा, जो भारत में जब स्टेट बैंक, ठीक है, किसका? स्टेट बैंक की टैगलाइन क्या है? स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में, बोलिएगा। और इसकी टैगलाइन क्या है? तो क्या है? सिर्फ बैंकिंग, सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। हर बैंक की अपनी अपनी एक टैगलाइन होती है, जैसे कि LIC की है, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला प्रश्न है कि भारत की पहली पूर्ण स्वदेशी बैंक कौन सी थी? स्टेट बैंक। मेरी बात समझिएगा। तो भारत की पहली पूर्ण स्वदेशी बैंक कौन सी थी? आपसे पूछ लिया जाए कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कब बनी? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि इसका उद्घाटन जो था वो गांधी जी के द्वारा किया गया था 1919 में। किसके द्वारा किया गया था? 1919 में। अब देखिएगा कि भारत की पहली क्या थी? स्वदेशी बैंक जो थी वो थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी थी? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया थी। और इसका गठन कब हुआ था? 1911 में। कब हुआ था? 1911 में था। और यह भारत की पहली पूर्ण स्वदेशी बैंक थी। और इसके प्रथम चेयरमैन कौन थे? उस समय इसके चेयरमैन कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता थे। कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी टैगलाइन क्या थी? कि सेंट्रल टू यू सिंस। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे और चीज़ें भी देख लीजिएगा कि भारत का पहला ATM, ठीक है, भारत का पहला ATM। तो ATM जो था वर्ष 1987 में
HSBC, ठीक है, इस बैंक ने सबसे पहले स्थापन किया था। और आपसे पूछ ले LIC मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में। कब? 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। LIC मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। कि वर्ष 1969 में जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो भारत में सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में। थोड़ी देर मैंने पहले पढ़ाया था कि चौथी पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। तो तब राष्ट्रपति कौन थे? तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? और ये पता कब हुआ था? 19 जुलाई को। एग्जैक्ट डेट क्या है? 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। और वो 14 बैंकें कौन सी थी? बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इलाहाबाद और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और देना बैंक, ठीक है। तो उस समय कौन था भारत का राष्ट्रपति? कौन था? तो बी वेंकटगिरी थे। कौन थे? बी वेंकटगिरी थे। अच्छा, राष्ट्रीयकरण जब किया गया तो क्या चीज़ें रखी गई बताइएगा? कि जिनकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। फिर क्या हुआ? द्वितीय राष्ट्रीयकरण कब हुआ? दोबारा। तो दूसरा राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? पहली बार तो 19 जुलाई 1969 में हुआ। अगर आपसे दूसरा पूछ लिया जाए तो दूसरा राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 15 अप्रैल 1980 को हुआ। कब हुआ? 15 अप्रैल 1980 को क्या हुआ? द्वितीय राष्ट्रीयकरण हुआ। और इसमें किन बैंकों को शामिल किया गया? कि जिनकी जमा पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी। कितनी? 200 करोड़ से अधिक थी। इस समय भी भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। लेकिन राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन थे? तब नीलम संजीव रेड्डी क्या थे? इसके राष्ट्रपति थे भारत के, ठीक है। आप लोग ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कि बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक का विलय कब हुआ? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। कि किस बैंक का कब विलय हुआ, ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक का जो है वो 1 अप्रैल 2019 को हुआ। कब? 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसका एक यहाँ से समझ लीजिएगा। किसका? विजया बैंक, देना बैंक, ठीक है, और बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है। इनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इनका विलय कब किया गया? तो इनका विलय किया गया था 1 अप्रैल 2019। कब किया गया? 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है। इसके बाद में आपसे और भी पूछेगा, क्योंकि बहुत सारी बैंकों का विलय कर दिया गया था। कि PNB मतलब पंजाब नेशनल बैंक, ध्यान रखना, ठीक है। PNB पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मतलब OBC, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक। कौन सी? यूनाइटेड बैंक। इन तीनों का विलय कब किया गया? तो इनकी भी डेट लिख लीजिएगा। तो इनका विलय किया गया था 1 अप्रैल 2020 को। कब? 1 अप्रैल 2020 को। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस बैंक का किसके साथ विलय हुआ? तो PNB का OBC और यूनाइटेड बैंक के साथ हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा का विजया बैंक और देना बैंक के साथ में हुआ, ठीक है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। तीसरा था कि कैनरा बैंक, कौन सी? कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक। कौन सी?
सिंडिकेट बैंक। इनका विलय कब हुआ? तो इनका भी विलय कर दिया गया था। कब? तो 1 अप्रैल 2020 को। कब? 1 अप्रैल 2020 को। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा तीसरा सरकारी बैंक कौन सा है, तो कैनरा बैंक है। कौन सी है? कैनरा बैंक है। ठीक है। फिर और किन किन बैंकों का विलय हुआ? तो इलाहाबाद बैंक, ठीक है, और इंडियन बैंक, इनका विलय हो गया। तो इनका विलय कब हुआ? तो इनका विलय भी 1 अप्रैल 2020 को हुआ। कब हुआ? 1 अप्रैल 2020 को ही इनका हुआ। ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में कुल बैंक कितने हैं, मतलब राष्ट्रीयकृत सरकारी बैंक, कुल सरकारी बैंक, तो कुल सरकारी बैंक है 12। कितने हैं? 12 सरकारी बैंक हैं। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी विदेशों में किस बैंक की शाखाएं हैं? तो स्टेट बैंक की। और किस देश में है? तो आपका ब्रिटेन में है। कहाँ पर? ब्रिटेन के अंदर है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे समझिएगा मेरी बात को कि आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा किसके? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवा शुरू की गई। बैंकिंग सेवा शुरू की गई थी और यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है आईसीआईसीआई का? तो मुंबई में है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आरआरबी मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किन राज्यों में नहीं है? तो गोवा और सिक्किम में। गोवा, याद रख लीजिएगा कि गोवा, सिक्किम में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है कि एग्जिम बैंक मतलब आयात और निर्यात बैंक की स्थापना, ठीक है, तो 1982 में हुई। नाबार्ड की स्थापना, ठीक है, नाबार्ड की शिवरमन समिति की स्थापना समय पर 1982 में। ठीक है। कई बार मैंने ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, अब तो रट गई होंगी आप लोगों को। ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें हम लोग, स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है हमारा कि वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? सबको पता है प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव थे। कौन थे? नरसिम्हा राव थे। वित्त मंत्री कौन थे? तो उस समय वित्त मंत्री हमारे कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे। कौन थे? मनमोहन सिंह थे। अब देखिएगा, भारत में बहुत समस्या हो गई, आर्थिक मंदी आ गई, तो एक आप लोगों से प्रश्न बनेगा कि भारत ने कब WTO की स्थापना सदस्यता ग्रहण की? WTO का सदस्य कब बना? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो इसका सदस्य भारत बना था 1 जनवरी 1995 को। कब बना था? 1 जनवरी 1995 को जो है भारत क्या बना था? WTO का सदस्य बना था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि निर्भया फंड की घोषणा कब की गई? अच्छा प्रश्न है आप लोगों के से कि निर्भया फंड की घोषणा कब की गई थी? 16 दिसंबर 2012, ठीक है, या फिर 8 नवंबर 2016, 14 नवंबर 2014, 13 अक्टूबर 2012। तो देखिएगा वर्ष 2012 में आप लोगों को याद होगा निर्भया केस हुआ था। 16 दिसंबर 2012 को
निर्भया फंड की घोषणा की गई और इसमें कितना रुपया दिया गया? 1000 करोड़। कितना दिया गया था? 1000 करोड़ रुपए दिया गया था। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत कब हुई? बताइएगा। तो देखिएगा, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 9 अगस्त 2020 को। कहाँ से? तो झारखंड के रांची से। कहाँ से? झारखंड के रांची से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत की गई थी। इसका अर्थ क्या था? कि जो भी लोग हैं जिनका 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन वाले हैं, ठीक है, उनको प्रतिमाह 60 वर्ष की आयु के बाद बुढ़ापे के में जीवन यापन करने के लिए प्रतिमाह सरकार जो है 3000 रुपये क्या करेगी? इनको प्रदान करेगी। आप ये मत समझिएगा कि ये वो किसान सम्मान निधि योजना अलग है और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अलग है। ठीक है, फिर देखिएगा अगर आगे क्या है कि 1 दिसंबर 2008, तो इस दिन कौन सी हुई थी? पर तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 2018 को हुई थी। ठीक है, फिर देखिएगा 19 फरवरी 2015 को क्या हुआ था और 1 जुलाई 2015 को क्या हुआ था? जल्दी से आप लोग बताइएगा जिसको भी याद हो। बताइएगा 1 जुलाई 2015, तो 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कब? 1 जुलाई 2015 को। और 19 फरवरी 2015 को क्या हुआ था? तो यहाँ पर लिख दें इसको, ये यहाँ से देख लीजिएगा इसको कि 19 फरवरी 2015 को क्या हुआ था? तो प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड की, प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2005 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन तो ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का आरंभ कब हुआ? बताइएगा, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का आरंभ कब हुआ? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो कब हुई थी? 12 नवंबर 2020 को। कब हुई थी? 12 नवंबर 2020 को क्या हुआ था? आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, क्या हुई थी? आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत हुई थी। और 28 अप्रैल जो 2020 है, ठीक है, क्या है? 28 अप्रैल 2020 को क्या हुआ था? तो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत। किसकी? प्रधानमंत्री, ये देख लीजिएगा यहाँ पर, स्वामित्व योजना की शुरुआत। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। और 25 मार्च 2020 को क्या हुआ? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण योजना। ठीक है, और आप लोग बताइएगा कि 1 फरवरी 2018 को क्या हुआ था?
1 फरवरी 2018। कोई ना कोई योजना जरूर होगी, बताइएगा। तो 1 फरवरी 2018 को क्या हुआ था? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन, स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो 25वें प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई? देखिए, मैंने कई सारी योजनाएं इसी में एक ही प्रश्न में ले ली हैं। पहले है कि 10 जुलाई 2014 को, तो 10 जुलाई 2014 को नमामि गंगे योजना शुरू हुई। कौन सी? नमामि गंगे योजना, लिख लीजिएगा। नमामि गंगे योजना कब हुई? तो 10 जुलाई 2014 को। 28 अगस्त 2014 को क्या हुआ? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री जन धन योजना। और इसकी टैगलाइन क्या थी? मेरा खाता भाग्य विधाता। फिर 25 सितंबर 2014 को क्या हुआ? तो मेक इन इंडिया। किसकी शुरुआत हुई? मेक इन इंडिया। फिर 28 सितंबर 2014 को क्या हुआ? बताइएगा। 28 सितंबर 2014 2 अक्टूबर 2014 को क्या हुआ था? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत। स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी आपकी? तो 2 अक्टूबर 2014 को। और 11 अक्टूबर 2014 को क्या हुआ था? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। और जो आपका 28 सितंबर 2014 है, इसको क्या हुआ था? ये तो मुझे भी नहीं याद आ रहा, बताइएगा। एक बार देख लीजिएगा इस दिन क्या हुआ था, डेट आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? तो देखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो इसका शुरुआत कब हुई थी? तो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से। कहाँ से? हरियाणा के पानीपत से हुई थी। और जब इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर जो है वो माधुरी दीक्षित है। कौन है? माधुरी दीक्षित है। और हरियाणा में इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? तो हरियाणा के अंदर इसकी ब्रांड एम्बेसडर जो थी वो साक्षी मलिक थी। कौन थी? साक्षी मलिक थी। चलिएगा, कुछ योजनाएं और हैं, उनको भी आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे कि 25 दिसंबर 2014 को क्या हुआ था? 25 दिसंबर 2014 को, तो 25 दिसंबर 2014 को जो है वो क्या शुरू किया गया था? मिशन इंद्रधनुष। कौन सी? मिशन इंद्रधनुष योजना, ठीक है। इसके तहत क्या था कि काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, टीबी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, खसरा, इनका टीकाकरण किया जाएगा और 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण को पूरा किया जाएगा। फिर है 1 जनवरी 2015, तो इस दिन कौन सी योजना शुरू हुई थी? पहल योजना। कौन सी? पहल योजना शुरू हुई थी। और पहल योजना जो है गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड में दर्ज है। कौन से, किस में दर्ज है? गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड में दर्ज है। इसका क्या होता है कि एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी जो है वो सीधे कहाँ जाती है? उपभोक्ता के बैंक खाते में जाती है, ठीक है। इसको हम डीबीटीएल स्कीम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ था कि 21 जनवरी 2015, 21 जनवरी 2015, तो 21 जनवरी 2015 को कौन सी योजना शुरू हुई? हृदय योजना। कौन सी? हृदय योजना, ठीक है। फिर आपसे आगे पूछ सकता है 8 अप्रैल 2015 को
तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कौन सी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। फिर आती है उजाला योजना, ठीक है। तो 1 मई 2015 को, 1 मई 2015 को उजाला योजना है, उज्ज्वला नहीं है, ठीक है। उजाला योजना किससे था? एलईडी बल्ब से संबंधित थी, ठीक है। किससे संबंधित थी? एलईडी बल्ब से संबंधित थी, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए उज्ज्वला योजना भी लिख लीजिएगा। उज्ज्वला योजना भी 1 मई 2016 को, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को कहाँ से शुरू हुई थी? तो बलिया से। कहाँ से? बलिया से शुरू हुई थी। ऐसे आपसे पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये 23 सितंबर 2018 को झारखंड से शुरू हुई थी। कहाँ से? झारखंड से शुरू हुई थी, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे क्या है? जीएसटी। क्या है? जीएसटी आपका बचा हुआ है, तो जीएसटी को समझ लीजिएगा। तो जीएसटी का पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या नाम है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब वस्तु एवं सेवा कर, यही तो नाम है। कब लागू हुई? तो 1 जुलाई 2017। कब लागू हुई? 1 जुलाई 2017। पहला राज्य कौन सा था? असम, जिसने लागू किया, प्रथम राज्य। अंतिम जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर अंतिम, ठीक है। अब देखो किस समिति की सिफारिश पर? किस समिति की सिफारिश पर? तो विजय केलकर समिति पर, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर क्या हुआ? हमारे देश में जीएसटी वगैरह लागू की गई। और जीएसटी एक कैसा कर है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब आपसे पूछेगा जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 279A में है। किस में है? आर्टिकल 279 में है। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन करना पड़ा? तो 101वां संविधान संशोधन करना पड़ा, ठीक है। ये भी आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुई थी? तो सबसे पहले जीएसटी जो है वो फ्रांस में लागू हुई थी। कहाँ पर? फ्रांस में। लेकिन भारत ने जीएसटी मॉडल कहाँ से लिया है? तो भारत ने जीएसटी मॉडल जो है वो कनाडा से लिया है। कहाँ से? कनाडा से लिया है। और भारत जीएसटी लागू करने वाला विश्व का 166वां देश बन गया है। कौन सा? 166वां देश बन गया है। तो आपसे आप पूछ सकता है कि जीएसटी का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? मैंने प्रश्न कराया है, असीम गुप्ता थे। और इस समय वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन है। कौन है? अमिताभ बच्चन है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। जीएसटी में कितनी प्रकार के टैक्स लिए जाते हैं? तो 4 स्लैब हैं। कौन कौन सी? कौन कौन सी हैं? 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है। कितनी है? 5, 12, 18, 28, ठीक है। ये आपकी 4 टैक्स की स्लैब हैं। 3 घटक हैं। कौन कौन से? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो सी का मतलब क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पर राज्य द्वारा मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आई मतलब इंटरनेशनल, जो अंतर्राज्यीय बिक्री होती है, और केंद्र सरकार के द्वारा ही इसका राजस्व एकत्रित किया जाता है, ठीक है। ये आपका जीएसटी से संबंधित था, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ये हमारे कुछ इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। देखिएगा, प्रश्न कम थे, लेकिन मैंने जो चीज़ बोली हैं उनको अगर आपने नोट किया होगा तो सच में आप लोगों के लिए कई सारे प्रश्न 100 प्रश्नों से ऊपर बन जाते, ठीक है। किसमें?
100 प्रश्नों से ऊपर बन जाते। तो मेरा एक आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग एक बार ना देख पाए हों, पूरा ना समझ में आया हो, तो दोबारा से देख लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। बाकी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। बाकी हम लोग मिलते हैं रात के 10 बजे, ठीक है, रात के 10 बजे हम लोग मिलेंगे अपनी मैथ्स और रीजनिंग की क्लास में, ठीक है। तो सभी लोग इस क्लास से भी जुड़ना ना भूलिएगा। समय कम है तो अब आप लोग अधिक से अधिक मेहनत करिएगा। 8 तारीख तक आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा अच्छे से। अभी भी आप लोगों के पास समय है तो अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। इसके साथ में जो भी आपका टॉपिक है, जो भी सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा तो आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि देखो, टॉपिक के बाहर आप लोगों से कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो UPSSC में जितने टॉपिक दे रखे हैं पैट के सिलेबस में, तो सिलेबस निकाल लीजिएगा, एक एक विविध टॉपिक से पढ़िएगा, कुछ नया मत पढ़िएगा, अपना बढ़िया से रिवीजन करिएगा। आप लोगों का जो भी डाउट हो, जो भी कोई समस्या हो, तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं रात के 10 बजे। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद।